The corners of the platform rise four circular minarets. The decorative features of the building consist of calligraphy and inlay work in the exterior and pitradura in the interior. Marble, the main building materials, is of the finest quality brought from Makrana quarries near Jodhpur. The garden in front of main structure is divided into four quadrants with two canals running across forming the quadrants. The cenotaph in the main hall was enclosed originally with a screen in golden tracery, but it was later replaced by Aurangzeb with a marble screen. मंच के शंकु चार वृत्ताकार मीनारों को बढ़ाते हैं। भवन की सजावटी विशेषताओं में सुलेख और आंतरिक में बाहरी और पित्राद्युरा में जड़ना कार्य शामिल है। संगमरमर मुख्य निर्माण सामग्री जोधपुर के पास मकराना खदानों से लाई गई बेहतरीन गुणवत्ता की है। मुख्य संरचना के सामने के बगीचे को चार चतुर्भुजों में विभाजित किया गया है, जिसमें दो नहरें चल रही हैं जो चतुष्कोण बनाती हैं। मुख्य हॉल में स्थित सेनोटैफ को मूल रूप में सुनहरे ट्रेजरी में एक स्क्रीन के साथ संलग्न किया गया है, लेकिन बाद में इसे औरंगजेब ने संगमरमर की स्क्रीन में बदल दिया। अब बात करेंगे औरंगजेब की। तो औरंगजेब हैड नन ऑफ हिज फादर्स पैशंस फॉर आर्किटेक्चर अंडर हिज हिम द जनरस encouragement given by his predecessors to the art was almost withdrawn. The major building built during his period, including his mausoleum in Aurangabad, Bashahi Masjid in Lahore and Moti Masjid at Lal Killa, Delhi. After Aurangzeb's death in 1707, the Mughal Empire declined the few buildings that were built during the first half of the 18th centuries amply testify the declining condition that in used. तो बात करेंगे औरंगजेब की। तो औरंगजेब को अपने पिता के वास्तुकला का कोई भी शौक़ नहीं था। उसके तहत कला के लिए अपने पूर्ववर्ती द्वारा दिया गया उदार प्रोत्साहन लगभग वापस ले लिया गया था। उनके काल में निर्मित प्रमुख इमारतों में औरंगाबाद में उनका मकबरा, लाहौर में बादशाही मस्जिद और लाल किला दिल्ली में मोती मस्जिद शामिल है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य में गिरावट आई। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान बनाए गए कुछ भवनों ने आने वाली गिरावट की स्थितियों की गहराई से जांच की। अब बढ़ते हैं रीजनल इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर्स। द टेम्पल आर्किटेक्चर्स, पार्टिकुलरली द द्रविड़ और साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स, रीच इट्स पीक अंडर द चोलास. The chief feature of Chola's temple is the Vimana, or the tower, which was later eclipsed by the richly ornamented Gopuram or gateway in the Brideshwar or Rajeshwara temples dedicated to Shiva. The Vimana or tower is about 57 meter high upon a square comprising 13 successive stories. Similarly, Rajendra I elected a splendid temple at his new capital, Gangaikonda, Cholapuram. The creation of large empire under the Mughals brought different regions into close contact with them. The contact resulted in the fusion and exchange of architectural style. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural style in their own building. They were particularly fond of the Bengal dome, a roof which resembled a thatched hut. They used it in their architectures. The impact of other regions was also evident. At Fatehpur Sikri, many of the buildings reflect the architectural styles of Gujarat and Malwa. वास्तुकला मंदिर पर वास्तुकला का क्षेत्रीय प्रभाव, विशेष रूप से द्रविड़ या दक्षिण भारतीय शैली की वास्तुकला, चोल मंदिर के निर्माण की विशेषता में विनुआ या टावर है, जिससे बाद में धनी अलंकृत गोपुरम स्तंभ द्वारा ग्रहण किया गया था। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर नहरें हैं। शिव को समर्पित विमना या टावर संलग्न ट्रेकरी है। इसी तरह राजेंद्र ने चोलों के नीचे अपनी चरम सीमा तक एक शानदार खड़ा किया। मुख्य रूप से 57 मीटर ऊंचा एक स्क्वायर है
जिसमें मंजिलें हैं। उनकी नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम में मंदिर मुगलों के एक बड़े साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके साथ निकट संपर्क में लाया गया। आवेश का संलयन और विनिमय उदार हुआ। मुगल शासक पूर्ववर्ती विशेष रूप से अपने स्वयं के भवनों में क्षेत्रीय स्थापत्य शैली को अपनाने में कुशल थे। वे विशेष रूप से बंगला गुंबद एक छत के शौकीन थे जो एक फूस की झोपड़ी जैसा दिखता था। उन्होंने इसका उपयोग अपनी वास्तुकला में किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। फतेहपुर सीकरी में कई इमारतें गुजरात की और मालवा की स्थापत्य शैली को दर्शाती हैं। अब हम बात करेंगे टैंक्स एंड स्टेप वेल्स की। टैंक वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द टेम्पल्स फॉर रिचुअल बाथिंग। दे वर नोन एज कुंड। They were usually rectangular in shape and were surrounded by steps. The Turkish ruler in Delhi later followed this tradition of tank construction. Iltutmish constructed a large reservoir called Hauj-e-Sultani or King's Reservoir. The Sufi Sant also got reservoirs constructed around the hospice. In the 14th century, Nizamuddin Aulia begins the construction of reservoir. A feud arose between him and then Sultan of Delhi, Ghiyasuddin Tughlaq. तो टैंक्स और स्टेप वेल्स की बात करेंगे। तो टैंक और चरण कुओं का निर्माण किया गया था। उन्हें कुंड के नाम से जाना जाता था। वे आमतौर पर आकार में आयताकार होते थे और चरणों से घिरे होते थे। दिल्ली में तुर्की शासकों ने बाद में टैंक निर्माण की इस परंपरा का पालन किया। इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी या राजा के जलाशय नामक एक बड़े जलाशय का निर्माण किया। सूफी संतों को भी धर्मशाला के आसपास निर्मित जलाशय मिले। 14वीं शताब्दी में निज़ामुद्दीन औलिया ने एक जलाशय का निर्माण शुरू किया। उसके और दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के बीच झगड़ा हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। द सुल्तान फॉरबेड द लेबरर्स फ्रॉम द वर्किंग एनीवेयर एल्स बट ऑन हिज फोर्ट एंड पैलेस बिल्डिंग थ्रू आउट द डे। These laborers worked quietly on the tanks for a Nizamuddin Aulia at night. The Sultan got furious and ordered that there would be no sale of oil to Nizamuddin Aulia. The myth is Aulia blazed the water to work as fuel, and the work was completed. Since then, the water from this tank is considered miraculous. सुल्तान ने मज़दूरों को कहीं और काम करने से मना किया, लेकिन पूरे दिन उनके किले और महल की इमारतों पर इन मज़दूरों ने रात में चुपचाप निज़ामुद्दीन औलिया के लिए टैंकों पर काम किया। सुल्तान उग्र हो गया और उसने आदेश दिया कि निज़ामुद्दीन औलिया को तेल की बिक्री नहीं होगी। मिथक बाव यह है कि औलिया ने पानी को ईंधन के रूप में काम करने का आशीर्वाद दिया और काम पूरा हो गया। तब से इस टैंक के पानी को चमत्कारी माना जाता है। चरण कुओं या बाउलिस पूरी तरह से अलग संरचनाएं थीं। सबसे पहला चरण कुआं हालांकि 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन इसका निर्माण 9वीं शताब्दी से अधिक विपुल हो गया। वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट स्टेप वेल वॉज चंद बारोई, कंस्ट्रक्टेड इन 1825 CE in Abhaneri, Dausa district of Rajasthan. From now onward, many step wells were constructed in Rajasthan, Gujarat and Delhi. One of the famous step wells of the Delhi is Agrasen Ki Bauli. These were geographical dryers area having few days of torrential rains in a year. All these medieval step well have unique architectural styles. It was linear building with step descending down to the water. The primary purpose of the step wells was to provide water to the local communities around the years. It also served as a palace of religious ceremonies and social gatherings.
ग्रैंड स्टेप कुओं का निर्माण, चांदबोर का निर्माण 825 सीई में आभानेरी राजस्थान के दौसा जिले में किया गया था। अब से राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में कई कदम कुओं का निर्माण किया गया था। दिल्ली के प्रसिद्ध कदम कुओं में से एक अग्रसेन की बावली है। ये एक वर्ष में कुछ दिनों तक होने वाली मूसलाधार बारिश के भौगोलिक क्षेत्र थे। इन सभी मध्य युगीन चरण कुओं में एक अनूठी स्थापत्य शैली है। यह पानी के नीचे उतरते हुए एक रेखीय इमारत थी। चरण कुओं का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष के दौरान स्थानीय समुदायों को पानी उपलब्ध कराना था। यह धार्मिक समारोहों और सामाजिक समारोहों के स्थान के रूप में भी कार्य करता था। इस तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज और उसके आंसर की सेंड करूँगा। आप लोग इसे हेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और मिड टर्म की प्रिपरेशन करते रहेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।